Hello everyone, and in today's video we will be covering the chapter International Trade in a one shot. So सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इट इज़ द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. ठीक है, यहाँ पे दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए अगर आपको ट्रेड कैरी ऑन करना है. यहाँ पे वन पर्सन इज़ गोइंग टू सेल और एक इंसान जो है वो परचेज़ करेगा. कई प्लेसेस में लोग जो है वो बार्टर भी करते हैं अपने गुड्स. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक पेन को एक्सचेंज करूँगी इन रिटर्न ऑफ अ नोटबुक. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कुछ टैंजिबल गुड्स को एक्सचेंज करें तो उसको बार्टर बोलते हैं. एंड ये दोनों ही पार्टीज़ के लिए जो ट्रेड है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रहता है. ठीक है, अब ट्रेड जो है वो दो लेवल्स पे कंडक्ट किया जा सकता है. इट कैन बी इंटरनेशनल एंड इट कैन बी नेशनल. तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज अमंग द कंट्रीज़ अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़. कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड करती है क्योंकि उन्हें कुछ कमोडिटीज़ ऑब्टेन करनी होती है जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती. एंड दूसरी चीज़, वो उनको दूसरी जगह पर एक लोअर प्राइस में अवेलेबल हो रहा है. जो इनिशियल फॉर्म था ट्रेड का प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में वो था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स का. और इस सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर आप पॉटर हो और आपको एक प्लम्बर की ज़रूरत है तो यू लुक फ्रॉम अ प्लम्बर हु वुड बी नीड ऑफ पॉट्स and then you can exchange your pots for his plumbing service. Then this is an important information mentioned here कि हर जनवरी में हार्वेस्ट सीज़न के बाद एक जॉन बील मेला होता है जागी रोड पे which is 35 किलोमीटर away from गुवाहाटी and it is possibly the only fair in India जहाँ पे barter system अभी भी it is still alive. It's a big market which is organized and during this fair and the people from various tribes and communities come and exchange their products. तो अब आपका क्या होता है कि जो सबसे पहला फॉर्म था बार्टर, इसमें यू नीड अ पर्सन हु इज़ इन नीड ऑफ व्हाट यू हैव. तो इन्हीं की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ मनी होता है. तो ओल्डन टाइम्स में पेपर एंड कॉइन करेंसी से पहले रेयर ऑब्जेक्ट्स जिनकी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी वो मनी की तरह सर्व करते थे, जैसे कि फ्लिंट स्टोन्स, ऑब्सीडियन, काउरी शेल्स, टाइगर पॉज, व्हेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन्स, फर्स, कैटल, राइस, ये सारी चीज़ें बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. फिर जो वर्ड सैलरी है, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम जिसका मतलब होता है पेमेंट बाय सॉल्ट. तो उन टाइम पे सॉल्ट को प्रोड्यूस करना वो सी वाटर, इट वॉज अननोन. और उस टाइम पे सिर्फ आप सॉल्ट को रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन कर सकते थे विच वॉज़ वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से एक मोड ऑफ पेमेंट बन चुका था. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो एंशियंट टाइम्स में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था. तो ट्रेड को हमने सिर्फ लोकल मार्केट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो पीपल जो थे दे यूज टू स्पेंड मोर ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड और क्लोथ्स. एंड सिर्फ जो रिच पीपल थे वही जो है लग्जरी आइटम्स का ट्रेड कर सकते थे या ज्वेलरी और कॉस्टली ड्रेसेस खरीद सकते थे. सिल्क रूट इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था जो कि रोम को चाइना से कनेक्ट करता था विच वॉज अराउंड 6000 किलोमीटर रूट. एंड जो ट्रेडर्स थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे चाइनीज सिल्क, रोमन वूल, प्रीशियस मेटल्स एंड अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज़ फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल चाइना. उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन होता है रोमन एम्पायर का तो यूरोपियन कॉमर्स बढ़ता है 12th और 13th सेंचुरी में विद द डेवलपमेंट ऑफ ओशन गोइंग वॉरशिप्स. ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ऑल्सो ग्रू एंड द अमेरिकाज वर डिस्कवर्ड. फिर 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस होता है जहाँ पे ट्रेड होता है एक्जॉटिक कमोडिटीज़ का. एंड साथ ही साथ एक नया फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज करता है विच इज़ स्लेव ट्रेड. तो जो पोर्चुगीज़ थे, डच थे और स्पेनियार्ड्स थे एंड जो ब्रिटिश थे वो कैप्चर करते थे अफ्रीकन नेटिव्स को एंड उन्हें फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट करते थे टू न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकाज फॉर एज अ लेबर उनकी प्लांटेशन में. स्लेव ट्रेड वॉज अ लुक्रेटिव बिजनेस जो कि मोर देन 200 ईयर्स तक चला था एंड आफ्टर दैट इट वॉज अबॉलिश्ड. डेनमार्क में 1792, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 और यूनाइटेड स्टेट्स में 1808. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है जिसमें कि डिमांड रॉ मटेरियल्स जैसे ग्रेन्स, मीट, वूल, इनकी डिमांड बढ़ती है. तो जो मॉनेटरी वैल्यू होती है इनकी डिक्लाइन कर जाती है अगर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से इन्हें कंपेयर करें. तो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे जैसे कि रॉ मटेरियल्स और फिर वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में. फिर 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में जो रीजन्स जो प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे और इंडस्ट्रियल नेशंस जो थे वो हर उनके कस्टमर्स बन चुके थे. वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में
कंट्रीज़ जो थी उन्होंने ट्रेड टैक्सेस इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला। और पोस्ट वॉर पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हमने लेटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया था, दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग टैरिफ। नाउ why does international trade exist? So international trade is the result of specialization in production and it basically benefits the world economy. यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो प्रैक्टिस करती है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हर एक काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो ट्रेड को इट गिव राइज एंड दस जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। मॉडर्न टाइम्स में ट्रेड इज़ द बेसिस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ये काफ़ी सारे नेशंस की फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलप्ड है तो नो कंट्री इज़ विलिंग टू फॉरगो द बेनिफिट्स विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें 5 फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। तो हम सबको पता है कि वर्ल्ड में जितने भी नेशनल रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें अर्थ के फिजिकल मेकअप यानी कि जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट, इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है हर एक रीजन में। तो पहला है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि डिटरमाइन करता है मिनरल रिसोर्स बेस, और जो यहाँ पे टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं वो इंश्योर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स रेट्स। इसके अलावा जो लो लैंड्स है उनमें एग्रीकल्चर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और माउंटेन्स में टूरिस्ट का पोटेंशियल, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल और टूरिज्म को प्रमोट करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। मिनरल रिसोर्सेज देखो, पूरे वर्ल्ड में मिनरल रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहाँ पर अवेलेबल है वो एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Climate, it influences the type of flora and fauna that can survive in a given region. It also ensures diversity in the range of various products. तो जैसे कि वूल आप कोल्ड रीजन्स में प्रोड्यूस कर सकते हो, बनाना, रबर, और ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट से वो इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सा फ्लोरा, किस टाइप का फ्लोरा, किस टाइप का फौना एक गिवन रीजन में सर्वाइव कर सकता है। अब सेकेंड है पॉपुलेशन फैक्टर। इसमें जो भी आपका साइज़ है पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइवर्सिटी है, वो अफेक्ट करता है किस टाइप की और कितने वॉल्यूम का गुड्स आप ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स। अब देखो अलग अलग प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करते हैं सर्टेन रीजन्स में जो कि पूरी दुनिया में वैल्यू किए जाते हैं। जैसे कि चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है फाइनेस्ट ब्रोकेड्स, पोर्सलेन्स, कारपेट्स जो ईरान के वो फेमस है, नॉर्थ अफ्रीकन लेदर वर्क फेमस है, इंडोनेशियन बाटिक क्लॉथ, ये सारे क्या है प्राइज्ड हैंडीक्राफ्ट्स है। इसके अलावा जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, तो बेसिकली जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती है वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड होता है और बहुत ही कम एक्सटर्नल ट्रेड होता है, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो लोकल मार्केट्स में ही कंज्यूम हो जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पॉपुलेशन का, वो आपका डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कुछ ही लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स को परचेज़ करना। थर्ड फैक्टर है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हर एक डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री जो है वो नेचर ऑफ आइटम्स जो है वो जो ट्रेड करती है वो चेंजेस अंडरगो करते हैं। जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट्स को आप एक्सचेंज करते हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के साथ, और जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है वहाँ पर जो है वो मशीनरी को, फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फूड ग्रेन्स और बाकी रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं। फोर्थ है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हम बूस्ट कर सकते हैं ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कि लैक करती है आपका कैपिटल में, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऐसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रियल नेशंस है वो इंश्योर कर सकते हैं इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, मिनरल्स, एंड वो मार्केट क्रिएट कर सकते हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से जो आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है बिटवीन नेशंस वो इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो पहले ज़माने में आपको पता है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था और ट्रेड जो है वो लोकल एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड था, जिसकी वजह से जो हाई वैल्यू आइटम्स है जैसे कि जेम्स, सिल्क एंड स्पाइसेस, इनको ट्रेड किया जाता था लॉन्ग डिस्टेंसेस में। बट विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी तो और हमारा जो रेल, ओशन, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब का एक्सपेंशन से, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेशन से ट्रेड को एक स्पेशल एक्सपेंशन देखने को मिला है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली रिकॉर्ड करता है द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे अगर एक कंट्री की वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो उस कंट्री का नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा।
वेयर एज अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ज़्यादा है वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से, तो कंट्री का पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक सीरियस इम्प्लीकेशंस है कंट्री के इकोनॉमी के लिए। नेगेटिव बैलेंस मतलब कि कंट्री जो है वो ज़्यादा स्पेंड करती है गुड्स को परचेज करने में जितना कि वो अर्न कर सकती है बाय सेलिंग इट्स गुड्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एग्जॉशन ऑफ फाइनेंशियल रिजर्व्स हमें देखने को मिलेगा। अब दो टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। तो बायलैटरल ट्रेड जो होती है वो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है जहाँ पे वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ वो ट्रेड करेंगे। लाइक कंट्री ए कुछ रॉ मटेरियल को ट्रेड कर रही है टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड कमोडिटी विद कंट्री बी। मल्टीलेटरल ट्रेड में जो ट्रेड है वो कंडक्ट किया जाता है मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पे सेम कंट्री जो है विद नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकती है और एक कंट्री जो है ग्रांट कर सकती है द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर नेशन ऑन सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट इज केस फॉर फ्री ट्रेड। जो एक्ट है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमीज़ का ट्रेडिंग के लिए, उसको फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इसको कैसे किया जाता है, आप ट्रेड बैरियर्स को नीचे लाते हो जैसे कि टैरिफ्स, और ट्रेड लिबरलाइजेशन से आप गुड्स एंड सर्विसेज को compete करने के लिए फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अलाउ कर देते हो। एंड जो ग्लोबलाइजेशन है फ्री ट्रेड के साथ वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है इकनॉमीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि वो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि वो कुछ ऐसे कंडीशंस इम्पोज कर रहा है जो कि अनफेवरेबल है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा फास्टर और फार्दर ट्रैवल करते हैं। But free trade should not only let rich countries enter the market, but it should also allow the developed countries to keep their own markets protected from foreign products. Countries को cautious होना चाहिए about dumped goods. Dumped goods क्या होता है? Basically आप एक commodity जो है दो countries में अलग अलग प्राइसेस में बेच रहे हो, which does not differ for the reason which is not related to the cost. ठीक है, dumped goods होते हैं cheaper prices के होते हैं, वो domestic producers को हार्म कर सकते हैं। फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1948 में वर्ल्ड को लिबरलाइज करने के लिए हाई कस्टम टैरिफ से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोड्यूस किए गए थे कुछ कंट्रीज़ द्वारा। 1994 में डिसाइड किया गया था मेंबर कंट्रीज़ ने कि हम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देते हैं जो कि प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड को लुक करेगी अमंग्स द नेशंस, एंड इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1 जनवरी 1995। WTO एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, और ये सेट करती है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ये जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है बिटवीन मेंबर नेशंस, एंड इट ऑल्सो कवर ट्रेड इन सर्विसेज जिसकी टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर इशूज सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स। इसको क्रिटिसाइज किया गया एंड अपोज किया गया है उनके द्वारा जो कि वरीड है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ आर्ग्यूड कि जो फ्री ट्रेड है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं बनाता, बल्कि इट इज़ वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस है WTO में वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी मार्केट्स फुल्ली ओपन नहीं करी टू द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली जो इशूज़ है ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर, एनवायरनमेंट, दीज आर ऑल्सो इग्नोर्ड। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 166 कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ WTO एज ऑन December 2024, एंड इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स तब आए थे और उन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एनकरेज करने आए थे जिन कंट्रीज़ की हमें जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब जो पास पास लोकेटेड है, सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन ट्रेडिंग आइटम्स, एंड टू कर्ब रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। आज अभी 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो कि 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जनरेट करते हैं, और ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप किए थे एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रा रीजनल ट्रेड को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रमोट नहीं कर पाए, जिसके रिस्पॉन्स में रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हमें देखने को मिले। ये जो रीजनल ब्लॉक्स है उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स को रिमूव कर दिया विद इन द मेंबर नेशंस और इनकरेज किया फ्री ट्रेड। अब कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल नेशंस के लिए अगर तो वो रीजनल स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रमोट करता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। इंटरनेशनल ट्रेड डेट्रीमेंटल भी हो सकता है अगर इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ और अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन है, कमर्शियल राइवलरी है जो कि वॉर्स तक भी लीड कर सकती है, एंड ऑलमोस्ट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जैसे कि एनवायरनमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। जैसे कि कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो जल्दी जल्दी फास्टर यूज़ होते हैं एंड रिप्लेनिश भी नहीं होते, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो भी डिप्लीट हो रही है फास्ट। फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, रिवर बेसिन्स को सोल्ड किया जा रहा है टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज़, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो कि ऑयल में, गैस माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल्स, एग्री बिजनेस, इनके ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं
जिसकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एंड ये जो है अपना नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी फॉलो नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमें सीरियस इम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं इन द फ्यूचर। अब है लास्ट टॉपिक विच इज़ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पोर्ट्स। सो जो चीफ गेटवेज है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो है हार्बर्स और पोर्ट्स। कार्गोज भी और ट्रैवलर्स भी पास करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर कार्गो। एंड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो पोर्ट अथॉरिटीज़ है वो अरेंजमेंट्स मेक करती है फॉर मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टग्स एंड बार्जेस एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज। एक पोर्ट की इंपॉर्टेंस जज की जाती है बाय द साइज ऑफ द कार्गो एंड द नंबर ऑफ शिप इट हैंडल्स। Quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland. अब types of food. Types of food on the basis of cargo handle is industrial ports, commercial ports and comprehensive ports. तो industrial ports वो ports होते हैं जो कि specialize करता है in bulk cargo like grain, sugar. Commercial ports general cargo package products है या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी, और ये पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल करते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट्स में दोनों बल्क और जनरल कार्गो आता है लार्ज वॉल्यूम्स में। जो वर्ल्ड के जो ग्रेट पोर्ट्स हैं उनको मोस्टली वो कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट्स है। फिर लोकेशन के बेस पे इनलैंड पोर्ट्स और आउटलेट पोर्ट्स होते हैं। इनलैंड पोर्ट्स बेसिकली वो पोर्ट्स होते हैं जो कि अब सी कोस्ट से दूर होते हैं एंड इनको लिंक किया जाता है थ्रू सी टू द सी थ्रू अ रिवर और कैनाल। एंड ये जो पोर्ट्स है ये एक्सेसिबल है टू फ्लैट बॉटम शिप्स या फिर बार्जेस। इसके एग्जाम्पल है मैनचेस्टर, मेम्फिस, रिवर मिसिसिपी, राइन, कोलकाता। आउटपोर्ट्स बेसिकली डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअल पोर्ट्स से अवे बिल्ड किए जाते हैं एंड ये सर्व करते हैं पेरेंट पोर्ट को बाय रिसीविंग दोज शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच दैम बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। इसका एग्जाम्पल है एथेंस एंड उसका आउटपोर्ट पैरिस इन ग्रीस। फिर टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ऑयल पोर्ट्स डील करते हैं इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। कुछ इनमें से टैंकर पोर्ट्स होते हैं और कुछ रिफाइनरी पोर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि त्रिपोली, अबदान और गल्फ ऑफ पर्शिया, ये रिफाइनरी पोर्ट है। पोर्ट्स ऑफ कॉल बेसिकली वो पोर्ट्स होते हैं जो कि ओरिजिनली तो कॉलिंग पोर्ट्स की तरह डेवलप किए गए थे मेन सी रूट पे, जहाँ पे शिप्स आती थी, रुकती थी रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए और आइटम्स को फूड आइटम्स को ले जाने के लिए। बट लेटर ऑन वो कमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप हो गए जैसे एडन और होनोलुलु। पैकेट स्टेशन बेसिकली इनको फेरी पोर्ट्स भी बोला जाता है एंड एक्सक्लूसिवली कंसर्न करते हैं विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज़ जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करते हैं। ये स्टेशन अकर करते हैं इन पेयर्स जो कि ऐसे लोकेट किए जाते हैं कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हो, जिसकी डोवर है इंग्लैंड में और कैलाइस इन फ्रांस में। ऑन्टरपोर्ट पोर्ट्स वो होते हैं जो कि कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ पे गुड्स जो है डिफरेंट कंट्रीज से लाए जाते हैं फॉर द एक्सपोर्ट। सिंगापुर एक ऑन्टरपोर्ट है फॉर एशिया और रॉटरडैम है फॉर यूरोप। नेवल पोर्ट्स बेसिकली वो पोर्ट्स होते हैं जिनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये पोर्ट्स जो है वो वॉरशिप को सर्व करते हैं। इनके पास रिपेयर वर्कशॉप्स है। कोची और कार्गो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड विद दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर।